महिला सुपरवाइजर एग्ज़ाम के लिए हमारे द्वारा एमसीक्यू सीरीज चलाई जा रही है, जो अभी हम प्रथम खंड जिसमें कि पोषण एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत ये जो 7 चैप्टर दिए गए हैं इनसे संबंधित 55 क्वेश्चन अभी तक हम 6 वीडियो लेक्चर में कवर किया गया है हमारे द्वारा। आज यह 7वां वीडियो लेक्चर है। टोटल हमारे द्वारा पुराने पेपर में आए हुए 18 पेपर को हम सॉल्व करेंगे, जो कि हम खंड वाइज हल करेंगे। तो अभी तक हमारे 6 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आज का यह 7वां वीडियो रहेगा जो कि पोषण एवं स्वास्थ्य टॉपिक पर बेस्ड है। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं क्रम वाइज, और हम पूरे टॉपिक जितने भी आपके सिलेबस में दिए गए हैं पहले उनके PYQ यहाँ पर अवेलेबल कराएंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण नीति का लक्ष्य है देश में कुपोषण का बोझ घटाना। पोषण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय की आवश्यकता का पर प्रकाश डालना है या उपरोक्त दोनों। तो राष्ट्रीय पोषण नीति में देश में कुपोषण के बोझ को घटाना यह भी लक्ष्य में शामिल है, और पोषण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर प्रकाश डालना। तो इसमें सी ऑप्शन जिसमें उपरोक्त दोनों यह सही है। राष्ट्रीय पोषण रणनीति का विजन जो है 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत की स्थापना करना है। यह IMP पॉइंट यहाँ से नोट कर लीजिएगा। और सितंबर के पहले सप्ताह को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाए जाने की मंशा से नीति आयोग ने सितंबर के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय पोषण रणनीति जारी की है। इस रणनीति के तहत राष्ट्रीय विकास एजेंडे में पोषण को लाने और एक व्यापक तरीके से पोषण की समस्या से निपटने का प्रयास करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है नवजात मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों पर से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु को कहते हैं। ठीक, तो नवजात मृत्यु दर क्या कहलाती है? 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु की संख्या को कहते हैं। तो इसमें 1 वर्ष या उससे कम उम्र में जब कोई भी शिशु मर गए हैं उनकी शिशुओं की संख्या है। शिशु मृत्यु दर परंपरागत रूप से दुनिया भर में शिशु मृत्यु का सबसे आम कारण दस्त से हुआ निर्जलीकरण है। दुनिया भर में माताओं को नमक और चीनी के घोल के बारे में दी गई जानकारी की वजह से शिशुओं के निर्जलीकरण से मरने की दर में और कमी दर्ज की गई है। 1990 के दशक के अंत तक निर्जलीकरण से शिशुओं की मृत्यु शिशु मृत्यु की दूसरी सबसे आम वजह थी। वर्तमान में सबसे आम कारण निमोनिया। अधिक विकसित देशों में शिशु मृत्यु के प्रमुख कारणों में जन्मजात विकृति, संक्रमण और SIDS शामिल है। वर्तमान में शिशु मृत्यु दर 26.69 प्रति 1000 जीवित जन्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपूर्ण प्रोटीन एक उदाहरण है। ये GN का। तो अपूर्ण प्रोटीन ये न तो वृद्धि करते और ना ही जीवन का अनुरक्षण करते, क्योंकि इनमें कितने ही अमीनो अम्ल नहीं होते, और यदि होते भी हैं तो काफ़ी कम मात्रा में। तो उदाहरणार्थ जिलेटिन और जीन जो मक्का में पाए जाते हैं अपूर्ण प्रोटीन के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है ICMR 2010 के अनुसार 10 से 15 वर्ष की आयु वाली बालिकाओं के लिए आयरन की अनुशंसित आहारी अनुमति है। तो ये 27 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो ICMR की ये जो 2010 वाली टेबल है इससे बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, तो इनको आपको याद रखना है। वैक्सीन खाली स्थान हो सकता है। ठीक, तो एंटीजेनिक प्रोटीन भी हो सकता है। क्षीण बना दिया गया रोगजनक, जीवित क्षीणीकृत रोगजनक। तो ये उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है।
टीका लगाने का मुख्य प्रयोजन बिना रोग उत्पन्न किए शरीर में रोग निरोधी प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण करना। प्रश्न है विटामिन ए, डी, ई और के खाली स्थान है। ठीक, तो इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखिए इनको यदि लिखेंगे, ठीक, इसमें है ऑप्शन में वसा में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है, अघुलनशील विटामिन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए वसा क्या है, देखिए यहाँ पर के विटामिन, ई विटामिन और डी, इसको यदि हम लिखेंगे तो कीड़ा। ठीक, कीड़ा क्या होता है, जब भी तेल या घी में जब इसको हम वो करेंगे तो वह उस पे मतलब डूब जाता है, या ठीक है उससे बचकर नहीं निकल पाता है। तो कीड़ा जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। कीड़ा बोले तो विटामिन के, विटामिन ई, डी और ए, और जबकि विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है। तो ये इस तरह से याद रखिएगा, कीड़ा चाहे तेल हो या वसा हो ऐसे पदार्थों में जाने पर बच नहीं पाता है, तो कीड़ा घुल जाता है उसमें। ठीक है, तो घुलन वसा में घुलनशील विटामिन, इसको याद रखिएगा। एग्जाम में भूले नहीं तो कुछ ऐसा तरीका आपको याद रखना। और बी और सी विटामिन का भी प्रश्न आया तो ये दोनों जल में घुलनशील है। स्तनपान करा रही माता में पोषण संबंधी कमियां होने से सामान्यतः क्या होता है? तो स्तनपान करा रही माता में पोषण संबंधी कमियां होने से सामान्यतः उनके दूध की मात्रा घट जाती है। ठीक है, तो ये राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनमें कि कुछ ऑप्शन नेगेटिव हैं। ठीक है, तो आप उनका कॉमन सेंस से भी आंसर दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसान भी प्रश्न आए हुए। निषेचन से लेकर 2 माह की समाप्ति तक निषेचित अंड कोशिका को क्या कहा जाता है? तो इसको भ्रूण कहते हैं। भ्रूण प्राणी के विकास की प्रारंभिक अवस्था को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किस समय अवधि में गर्भस्थ शिशु कुछ रसायनों के विरूपजन प्रभावों के विशेष रूप से अधीन होता है? तो पहली तिमाही में। ठीक है, गर्भावस्था को आमतौर पर 3 भागों में बांटा गया है। पहली तिमाही गर्भाधान से लेकर 12 सप्ताह है। गर्भाधान के पश्चात जब शुक्राणु अंडा निषेचित होता है तो निषेचित अंडे फैलोपियन ट्यूब से नीचे की ओर गर्भाशय के अंदर यात्रा करते हैं, जहां यह भ्रूण और नाल आकार लेती है। पहली तिमाही में गर्भपात का सबसे ज्यादा खतरा भ्रूण या भ्रूण की स्वाभाविक मृत्यु माना जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जल घुलनशील विटामिन विषाक्तता का विशेष रूप से उच्च जोखिम उत्पन्न करता है? तो देखिए विटामिन जल में घुलनशील है विटामिन बी और सी। ठीक, तो यहाँ पर थायमिन डीएनए के न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित 4 क्षारकों में से एक है। ये सब मिलकर ATCG बनाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसमें प्रश्न थोड़ा सा घुमा कर आया हुआ है। गर्भस्थ शिशु को पोषण खाली स्थान के माध्यम से मिलता है, तो गर्भनाल प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। प्लेसेंटा की नाल एक ऐसा अंग है जो गर्भावस्था के दौरान एक भ्रूण के पोषण और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। यह अद्वितीय है कि यह एक प्रास्थायी अंग है। यह गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के साथ बढ़ता है और फिर जन्म के समय भ्रूण के साथ निष्कासित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री हेतु रेटिनॉल की आहारी अनुमति है? तो यह है ICMR 2010 की ये टेबल जो है 2 प्रश्न आए हुए हैं। पहले भी अभी एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, 800 माइक्रोग्राम प्रतिदिन है। ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री हेतु रेटिनॉल की आहारी आवश्यकता 800 माइक्रोग्राम प्रतिदिन। आप इनका शॉर्ट नोट्स बना लें और इन प्रश्नों को बार बार रिवाइज करें।
ठीक, इससे 18 टोटल हम 18 सेट हल करेंगे पोषण और स्वास्थ्य टॉपिक के। इसी तरह हम जितने भी खंड में 4 पार्ट में डिवाइड है सिलेबस, उनके 18 खंड सभी के करेंगे हल। प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध रूप से आपको यह वीडियो उपलब्ध रहेंगे। एक दृश्यात्मक खाद्य मार्गदर्शिका जो व्यक्ति को आहारी दिशा निर्देशों की अनुशंसाओं को समझने और व्यवहार में लाने में समर्थ बनाती है। तो खाद्य मार्गदर्शिका पिरामिड। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी बेरी बेरी के सही प्रकार हैं? तो ये है वृद्ध बेरी बेरी। इसका राइट आंसर है बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न कुपोषण जन्य रोग है। तो इसका राइट आंसर है द ऑप्शन वृद्ध बेरी बेरी। 10 ग्राम आयोडीन युक्त नमक से खाली स्थान मिलीग्राम आयोडीन मिलता है, तो 150 मिलीग्राम आयोडीन मिलता है। ठीक, आयोडीन से जुड़ा हुआ भी 1 से 2 प्रश्न हर शिफ्ट में है, तो जितने भी इससे संबंधित पॉइंट हैं आप शॉर्ट नोट्स में जरूर नोट कर लें। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज इंसिपिडस एक ऐसी असामान्य स्थिति है जिसमें शरीर के द्रव्यों में उथल पुथल मच जाती है। इसकी वजह से बार बार पेशाब लगती है और प्यास भी जरूरत से ज़्यादा लगती है। इस समस्या के कारण ठीक, तो यहाँ पर ये 16 प्रश्न से लेकर, ठीक है, ये इसमें शायद मिस प्रिंटिंग है, तो ये ठीक है डायबिटीज। यहाँ की बात सीधे हमारे पास है 13। ठीक है, बीच के प्रश्न हम इसमें ऐड कर देंगे वीडियो में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। ददेरों के सभी चरण खाली स्थान में देखने को मिलते हैं, तो छोटी चेचक या चिकन पॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों हेतु आहारी दिशा निर्देशों के अनुसार व्यक्ति को संतुलित आहार सुनिश्चित करने के लिए सभी खाद्य पदार्थों से विभिन्न खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ये ऑप्शन सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, गर्भनाल संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान चयापचय की दृष्टि से सक्रिय होती है और परिपक्व होती जाती है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह दोनों, यह कई अमीनो अम्ल और हार्मोन का संश्लेषण करती है, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को माता से गर्भस्थ शिशु तक पहुंचाती है। गर्भ, ठीक, सी ऑप्शन इसमें सही है। गर्भनाल महिला के ही शरीर का ही अभिन्न अंग होता है जो गर्भावस्था के दौरान बच्चे को सुरक्षा और पोषण देने का काम करता है। अगला क्वेश्चन, आयरन की कमी के दुष्परिणामों में शामिल है, तो इसमें उपयुक्त सभी आ जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, चेचक के बारे में इनमें से कौन सही है? तो पपड़ी में विषाणु नहीं मिलते हैं। चेचक जो माता के नाम से भी जाना जाता वायरल संक्रमण है जो चेचक की दाद वायरस से फैलता है। अगला क्वेश्चन है, रिकमेंडेड डाइट अलाउंस से है कि नीति निर्माताओं और उद्योगों द्वारा विभिन्न स्तरों पर अनुशंसित आहारी अनुमति को आधार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि यह शारीरिक सक्रियता, शरीर क्रियात्मक स्थिति, आयु एवं लिंग के अनुसार ऊर्जा एवं अन्य पोषक तत्वों की आवश्यक पोषण संबंधी आवश्यकताओं को समझने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। तो ये ऑप्शन सही है इसमें। आप कई बार क्या होता है, जब प्रश्न का कोई ऑप्शन सबसे ज़्यादा बड़ा हो तो उसके सही होने की ज़्यादा संभावना रहती है, तो इस कॉमन सेंस से इसमें आप टिक लगा सकते हैं कि जनरली वही ऑप्शन रखा जाएगा, नहीं उसकी जगह छोटा ऑप्शन बना देंगे यदि गलत होता तो। ठीक, तो बड़ा ऑप्शन है ये, इसमें ज़्यादा डाटा लिखा हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर। और पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन के अनुसार इसमें जो जरूरी बातें हैं वो लिखी हुई हैं, इसलिए ए ऑप्शन सही है यहाँ पर। 39 है, अस्थि सुस्थिरता, ठीक, ऑस्टियोपोरोसिस और अस्थि भंग की रोकथाम के लिए विटामिन डी पोषण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खाली स्थान पोषण। तो कैल्शियम, ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले सेट में आपको मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के आहार या सूची में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रयुक्त भोजन को कहते हैं? तो इसको अनुपूरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वयस्कों में आयोडीन की कमी उत्पन्न कर सकती है? तो घेंघा और उसकी जटिलता। घेंघा रोग का भी प्रश्न आपको मिलता है, एक दो क्वेश्चन इससे जुड़े हुए आयोडीन से जरूर मिल रहे हैं। तो घेंघा एक रोग है जिसमें गला फूल जाता है। यह शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। यह रोग बहुतः उन क्षेत्रों के लोगों को होता है जहां पानी में आयोडीन नहीं होता। आयोडीन की कमी की पूर्ति के लिए प्रायः आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि गर्भावस्था में विशेष रूप से कैलोरी की मात्रा बहुत कम हो तो कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसके परिणाम स्वरूप गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क को ऊर्जा की आपूर्ति घट जाती है और जिससे मस्तिष्क का विकास कम होना संभव है? तो कीटोसिस। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा नहीं होता? तो इन्फ्लुएंजा। ठीक है, जीवाणु से क्षय रोग या टीबी, हैजा, टिटनेस, ये सभी जीवाणु से। इन्फ्लुएंजा जो है जीवाणुओं द्वारा नहीं होता। खसरे के संबंध में इनमें से किसे छोड़कर सभी सत्य है? तो खसरे के संबंध में द ऑप्शन जो है डी, द्वितीय आक्रमण पर 30% दर। अगला क्वेश्चन है, जब गर्भवती महिला प्रसव पूर्ण परीक्षण करवाती है तब चिकित्सक किस संभावित समस्या की तलाश में नहीं होते हैं? तो कर्ण मूल शोध या गलसूआ मम्स की समस्या की तलाश में नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्य और सबसे दक्ष प्रो विटामिन ए या कैरोटेनॉइड है? तो यह है बीटा कैरोटीन। 47 क्वेश्चन है, ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री हेतु फोलेट की अनुशंसित आहारी अनुमति है 500 माइक्रोग्राम प्रतिदिन। विद्यालयी आयु वाले अप्रतिरक्षित बच्चे प्रायः वैक्सीन निरोधित रोगों जैसे डिप्थीरिया, खसरा और पोलियो आदि से सुरक्षित क्यों रहते हैं? तो इसमें क्योंकि अधिकांश बच्चे इन रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षित होते हैं। HERD प्रतिरक्षा बन जाती है। अगला क्वेश्चन है, ठीक डिस्क्रिप्शन में कोई पॉइंट आपको मिलता है तो वीडियो को पॉज करके आप इससे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। जैसे थ्योरी ज़्यादा है तो हम इसके मेन पॉइंट आपको बता रहे हैं जिससे MCQ भी कवर हो जाए और आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। इनमें कौन प्रसव पूर्व विकास का भी लक्षण है? ठीक, तो ये इसमें उपयुक्त सभी ऑप्शन है। डी ऑप्शन सही। यह मानव जीवन काल की सबसे छोटी अवस्था है। यह मानव विकास की बेहद नाजुक अवस्था है। यह अवस्था वह अवस्था है जिसके दौरान अधिकांश विकास सबसे तेज गति से होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है 50वां, इनमें से किसे छोड़कर सभी रोगों के संचरण के साथ वाहक संबंधित है? तो यहाँ पर हैजा, टाइफाइड, डिप्थीरिया और खसरा। इसमें जो है द ऑप्शन सही है। खसरा को छोड़कर सभी शेष रोगों के संचरण के साथ वाहक संबंधित। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। अब अगला क्वेश्चन, वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर विषाणु के अपेक्षाकृत कमजोर रूप का अभ्यस्त हो जाता है। वैक्सीन या टीकाकरण लगवाने के कारण किसी बीमार बच्चे या व्यक्ति को दवा के माध्यम से ठीक करने से अलग प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में रक्ताल्पता या एनीमिया मुक्ता खालिस्तान के कारण? तो आयरन की कमी के कारण। पूर्व विद्यालयी आयु के बच्चों में होने वाली एक महत्वपूर्ण पोषण संबंधी समस्या जो विभिन्न स्तर के वृद्धि मंदन उत्पन्न करती है। तो इसका राइट आंसर है द। उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर है
कोई बच्चे जो बार बार बीमार पड़ जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं, धीमी गति से चीज़ों को समझते हैं, वो कुपोषण से ग्रसित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 55। रोग और बीमारियां प्रायः किस प्रकार होते हैं? तो यह है हमारे शरीर पर आक्रमण करने वाले जीवाणुओं और विषाणुओं से होते हैं। ठीक, रोग और बीमारियां प्रायः हमारे शरीर पर आक्रमण करने वाले जीवाणुओं और विषाणुओं से होते हैं। उदाहरण स्वरूप रोहिणी या डिप्थीरिया एक उग्र संक्रामक रोग है जो 2 से लेकर 10 वर्ष तक की आयु के बालकों को अधिक होता है। यद्यपि सभी आयु वालों को यह रोग हो सकता है। यह रोग प्राय गले में होता है और टांसिल भी आक्रांत होते हैं। स्वरयंत्र, नासिका, नेत्र तथा बाह्य ज्ञानेंद्र भी आक्रांत हो सकती है। यह वास्तव में स्थानिक रोग है, किंतु जीवाणु द्वारा उत्पन्न हुए जीव विष के शरीर में व्याप्त होने से रुधिर विषाक्तता के कारण लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ज्वर, अरिचुई, सिर तथा शरीर में पीड़ा आदि जीव विष के ही परिणाम होते हैं। इनका विशेष हानिकारक प्रभाव शरीर पर पड़ता है। कुछ रोगियों में इनके कारण हृदय विराम से मृत्यु तक हो सकती है। तो यह था हमारा वीडियो नंबर 7। ठीक, इसमें हम कुछ क्वेश्चन जो है मिस हैं, तो उसको हम दूसरे पार्ट में कवर कर देंगे। ठीक है, पार्ट फर्स्ट है वीडियो नंबर 7 का। और इसके अलावा हम जो 2017 में आए हुए कुल 18 पेपरों का एनालिसिस यहाँ पर सॉल्व पेपर हल कर रहे हैं, तो आप प्ले लिस्ट में ये पूरा देख लें, इसको अवेलेबल रहेगा। टॉपिक वाइज हम देख रहे हैं। अभी हमारे द्वारा पोषण एवं स्वास्थ्य खंड के टोटल 7 वीडियो लेक्चर कवर कर दिए गए हैं। हर वीडियो में हमने 55 MCQ कराए हैं। इसके बाद हम सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति की प्लेलिस्ट में आपको पूरे 18 को MCQ सीरीज में कवर करा देंगे। ठीक, फिर प्रबंधकीय गुण, इसको हम देख लेंगे। और फिर शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, इसमें टोटल 4 टॉपिक हैं। इनको हम क्रमबद्ध रूप से हल करा देंगे। थैंक यू।